ओके, ये सब सर डब्ल्यू बनने अधिकारी बनने वाले हैं आने वाले टाइम। और क्या, एक बार डब्ल्यू बनेंगे तो फिर और भी आगे बनते जाएंगे। लड़कियां तुम कल चल के तुम भी पता वो सहायक निदेशक बन जाओ, एडी, और धाम धूम उधर फिर सुपरवाइजर रहेंगे बहुत सारे, डब्ल्यू भी रहेंगे बहुत सारे, फिर वहां अधिकारी बन दिखाना आराम से। लड़के भी बनेंगे, लेकिन जितनी भी अच्छी अच्छी जगह होगी वहां पे तो लड़कियां ले लेगी पोस्टिंग। काउंसलिंग में लड़कियों को प्राथमिकता होती है। तो कल डब्ल्यू बन के तुम सब जैसे अच्छी जगह जाना चाहते हो तो लड़कियों को प्राथमिकता, ट्रांसफर होते हैं तो भी लड़कियों को प्राथमिकता, शादीशुदा आदमी को भी प्राथमिकता है, बशर्ते लोग लुगाई दोनों से डिपार्टमेंट में होना चाहिए। तो कल पढ़े थे हम, उसी कड़ी में आगे थोड़ा तुम लोग पढ़ के भी आए हो आज। देखो यार, हेलो, तो मैं तुम्हें कुछ सिट्रस के बारे में पूछूं तो पता रहेगा? ग्रेप फ्रूट का क्या नाम होता? ग्रेप फ्रूट, सिट्रस पैराडाइसियो। पुमेलो का क्या नाम होता? सिट्रस ग्रैंडिस। और तहाती लाइन का क्या होता है? सिट्रस लेटिफोलिया। हजारा का क्या होता है? सिट्रस मेडुरेंसिस, जो अलंकृत प्रजाति है ऐसा। तो आज इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और हम आम पढ़ लेंगे। तुम सिट्रस पढ़ के आए हो, उस बात के खाली तुम ही गवाह हो कि तुम पढ़ के आए हो, तुम्हें याद भी है कुछ बात। तो कल जो पढ़ा था हमने, प्रजातियां पढ़ी थी। देखो मेंजीफेरा ओडोराट, सबसे ज्यादा टीएसएस होता है। मेंजीफेरा सिमिलिस, स्टोन फ्री, गुठली नहीं होती उसमें। मेंजीफेरा मैग्निफिका, फाइबर फ्री स्पीसीज। मेंजीफेरा केसिया, सफेद गुदा होता, व्हाइट फल। मेंजीफेरा लोरिना, पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट। और मेंजीफेरा वजांग, सो उसका फ्रूट केले के जैसे और सबसे बड़ा फल है। आज हम इसमें आगे बढ़ेंगे, बेसिक जानकारी, खाली बेसिक जानकारी। जो संस्थान हम पढ़े थे पहले, संस्थान के अंदर आप देखोगे तो एक संस्थान है CISH। हमने उस दिन पढ़ा पहले कि अमरूद के ऊपर ये काम करता है इंस्टीट्यूट, अमरूद के ऊपर सबसे ज्यादा, और इसके अलावा आम के ऊपर काम करता है, आम और अमरूद। अमरूद की कौन कौन सी किस्में यहां से निकली हुई थी? ललित और श्वेता, ये दोनों किस्में यहां से डेवलप। और आम की कौन कौन सी बताई थी तुमको? अंबिका और अरुणिका। तो आम की अंबिका और अरुणिका किस्में कहां से निकली हुई है? लखनऊ से निकली हुई। एक तो ये संस्थान। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो, मैंगो। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है आपका खेमरी धौलपुर में, खेमरी धौलपुर। ये सभी चीजें लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि हम पहले लिख चुके हैं ये सब। अंतरराष्ट्रीय आम पंजीकरण अथॉरिटी, वो लिखाने की आवश्यकता किस किस को लग रही? पहले लिखा हुआ सबने, किसने नहीं लिखा हाथ खड़ा कर? नहीं लिखा, शाबाश। कोई नहीं, वापस लिख दे। एक जो है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय आम पंजीकरण अथॉरिटी, आम पंजीकरण अथॉरिटी जो है, अथॉरिटी, ये कहां पर है? नई दिल्ली में। तो ये याद रखना था आपने को, न्यू दिल्ली। ये भी आ सकता, लेकिन ये वाला आएगा क्योंकि अभी ये 12वीं की किताब में भी काफी डेटा दिया हुआ आजकल। तो ये पहले आया हुआ प्रश्न, फर्स्ट ग्रेड में आ रखा है कि अरुणिका किस्म जो है वो कहां से निकाली हुई है? तो आम की किस्में। आगे हम इन दोनों का संकरण भी पढ़ेंगे, ये दोनों संकर किस्में, हाइब्रिड है, आम की हाइब्रिड किस्म। तो एक तो ये बात होगी जो हमें पता है ऑलरेडी। एक उत्पादन की भी हम अगर बात करें शॉर्टकट में, उत्पादन, उत्पादन, तो पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा आम किधर होते हैं? भारत में ही होते हैं। तो विश्व में जो सर्वाधिक आम हो रहे हैं वो आपके हो रहे हैं भारत। और भारत में सर्वाधिक कहां है? भारत में सर्वाधिक जो है वो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश।
ठीक है, उत्तर प्रदेश याद मत रखना, आंध्र प्रदेश है, पिछले कुछ साल से आंध्र प्रदेश में हो गया है। तो आम, मैंने पहले भी बताया था, सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन भी किधर होता है? आंध्र प्रदेश में भी होता है। सबसे ज्यादा केले भी किधर है, और आम भी किधर है, नींबू भी किधर है? आंध्र प्रदेश में। और सबसे ज्यादा फलों का क्षेत्रफल कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है ना, एक तो ये बात याद रखनी। राजस्थान वाला कोई बिंदु आपको याद नहीं रखना, राजस्थान में ऐसा इतना ज्यादा आम होता नहीं। उदयपुर और बांसवाड़ा के बारे में हमने पढ़ रखा है, और नए डेटा आएंगे तो देख लेंगे, कोई खास बात है नहीं। वो जो टेबल पहले बनाई थी हमने, क्योंकि कुछ नए भी है तो वापस देख लो। देखो टेबल ही बना रहे छोटी वाली, कि भारत में फल उत्पादन वाली, कि भारत में फल उत्पादन। तो भारत में फलों का क्या केस हमने पढ़ा था, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से फल टॉपर हैं। तो आम की रैंक फर्स्ट है क्षेत्रफल के मामले में, दूसरे नंबर पे सिट्रस है, यार ये माइक की भी समस्या हो गई, और तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे है केला। सर ये बोल बहुत रहा है, आप सुन थोड़ी देते, कुछ बोल रहा था मुझे बात। ये क्या ये बोल रहा है? ये चू चू की आवाज आ रही। बाकी तो ठीक है, लेकिन ये देखो ना, M2 में कैसी आवाज आती है, मक्खन जैसी। M2 में इतनी प्यारी आवाज आती है, मजा आ जाता ना। नहीं, मेरी आवाज ऐसी नहीं है, तो मेरी आवाज में यहाँ भी आनी चाहिए अगर ऐसी है तो। ठीक है, तो ये है M2 में जो आवाज आती है ना भाई साहब, मजा आता है उधर। तो ये जो है आम, सिट्रस और केला, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है, और ये है उत्पादन। उत्पादन की दृष्टि से भारत में पहले नंबर पे केला है, दूसरे नंबर पे आम है, और तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे सिट्रस। अभी चौथा और पांचवें नंबर पे तुमको याद नहीं रखना है, इसके अलावा जो है अमरूद है और पपीता है। लेकिन ये प्रश्न देखो आएगा, भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? आम का है। तो आम भारत में सबसे ज्यादा उगाए जाने वाला फल है, इसलिए मैंने ये कहानी आपको बताई। ये पहले हमने जब केला पढ़ा था तभी भी ये चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम थोड़ी काम की चीजों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अभी तक भी काम की चीजें थी हालांकि। अब हम पढ़ेंगे पुष्पन और फलन। पुष्पन व फलन धीरे धीरे इंपॉर्टेंट चीजें। आम से प्रश्न आएगा, हो सकता है आम का संकरण आए, आम की किस्मों का संकरण पूछा जाने के चांस ज्यादा है। तो पुष्पन और फलन में यूं है देखो, कि आम का जो पुष्प क्रम है उसको तो हम लोग पेनिकल कहते हैं। तो आम का जो पुष्प क्रम है वो पेनिकल है। और आप जब एक चैप्टर चलता है कई बार, जिसको हम लोग कहते हैं पुष्प क्रम के प्रकार, तो दो प्रकार के पुष्प क्रम होते हैं, साइमोस और रेसिमोस। लेकिन अब उस पूरे टॉपिक पे बात नहीं करते हुए, जो जो आपका पेनिकल होता है उसकी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि अंगूर में होता है, तो अंगूर में भी पेनिकल होता है, आम के अंदर भी पेनिकल होता है। लीची होती है ना, लीची, उस लीची में भी पेनिकल होता है, तो ऐसा पेनिकल है। तो एक पेनिकल जो होता है, इस एक पेनिकल के अंदर, एक पेनिकल में, एक पेनिकल में 1000 से 6000 फूल आते हैं। कितने फूल आ रहे हैं? 1000 से 6000 फूल। एक पुष्प क्रम के अंदर 1000 से 6000 आपके फूल आते हैं। इनमें से फल बनते हैं खाली 1 से 6, 1 से 6 ही फल बन रहे हैं। मतलब 1000 में से खाली एक फल बन रहा है। इसको फ्रूट सेटिंग का परसेंट जो है 0.1% हुआ।
भाई 100 में से कोई चीज एक नंबर आता है तो 1% बन गया, 1000 में से एक आएगा तो 0.1%। तो आम के अंदर जो फल ठहराव है, फल ठहराव का मतलब होता फ्रूट सेटिंग, तो फल ठहराव प्रतिशत है 0.1%। ये प्रश्न भी पहले आया हुआ, ये आम के अंदर जो है कितने प्रतिशत ही जो फूल है वो फल में कन्वर्ट हो पाते हैं, तो 0.1%। ये याद रखने वाली बात होगी। अब आम का जो पुष्प क्रम है, हमने शुरुआती क्लास में पढ़ा था, इसके अंदर दो प्रकार के फूल आते हैं, नर प्लस द्विलिंगी। द्विलिंगी को हम लोग हर्माफ्रोडाइट कह रहे थे पहले, हर्माफ्रोडाइट। तो मेल और द्विलिंगी फ्लावर्स आते हैं। आम के पुष्प क्रम में दो प्रकार के फूल देखने को मिल रहे हैं, एक तो कैसे हैं, मेल, और एक है हर्माफ्रोडाइट। जब एक ही पौधे के ऊपर या एक ही पुष्प क्रम में दोनों फूल होते हैं, ऐसे केस को क्या कहते हैं, एंड्रोमोनोसियस कहते हैं, एंड्रोमोनोसियस, एंड्रोमोनोसियस, मोनोसियस। ये प्रश्न 3 बार आ चुका है। अभी एक तो मैंने कहा था सीयूईटी पीजी में आया हुआ था इस साल, कि आम के पुष्प क्रम में कैसे फूल आते हैं, नर, मादा, द्विलिंगी, नर और द्विलिंगी दोनों। तो नर और द्विलिंगी दोनों आए हुए। ये प्रश्न एआरओ हॉर्टिकल्चर के पेपर में आया हुआ है। कब आया हुआ है, 2018-19 वाले पेपर हुआ था शायद, उस समय मैं देख रहा था। तो उसमें दे रखा है कि भाई आम के पुष्प क्रम में कैसे फूल आएंगे। तो वो पेपर ज्यादातर पहले इंग्लिश में आता, अब तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। तो वो मेल और हर्माफ्रोडाइट दोनों फूल होते हैं, तो ये भी अपने को थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अब आम में जो पुष्पन की क्रिया होती है वो होती है फरवरी मार्च के आसपास। फरवरी मार्च में बम्पर इसमें फ्लावरिंग होती है। फरवरी मार्च में फूल आते हैं, इसीलिए इसको अंबे बहार कहते हैं। फरवरी मार्च में और जिसमें भी फूल आते हैं सब में अंबे बहार कहते हैं। तो अंबे बहार में फूल आने का समय क्या है, फरवरी मार्च। तो अंबे बहार चाहे आप किसी में भी देख लो, ज्यादातर में फूल ही इसी टाइम पे आते हैं। देखो अमरूद में भी आते हैं अंबे बहार में, इसमें आते हैं, अनार में भी आते हैं, सिट्रस में भी आते हैं, आम के अंदर भी आते हैं, आंवले में भी इसी टाइम पे आते हैं। आंवले में भी आपका जो है जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ज्यादातर पौधों के अंदर जो फूल आने का समय है वो फरवरी मार्च का ही है, ठीक है ना। और ये क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, पर परागण। और पर परागण जो है घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। पर परागण होता जो है घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी को हम लोग हाउस फ्लाई कहते हैं, जिसका नाम क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका। मेलस डोमेस्टिका किसको कहते हैं, मेलस, सेब को। देखो सेब का वैज्ञानिक नाम तुमको बताया था उस समय मैंने, मेलस डोमेस्टिका। नाशपाती का क्या होता है, पायरस कम्युनिस। बादाम का क्या होता है, प्रूनस कम्युनिस। और भी मैंने बताया था, आड़ू का क्या होता है, प्रूनस पर्सिका। आलू बुखारे का क्या होता है, प्रूनस डोमेस्टिका। चेरी का क्या होता है, प्रूनस एवियम। एप्रिकॉट या खुबानी का क्या होता है, प्रूनस आर्मेनिया। ये रोजेसी कुल में सारे के सारे, सेब, नाशपाती, आड़ू, आलू बुखारा, चेरी, स्ट्रॉबेरी, ये सारे के सारे उसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही काम की, सबसे काम की चीज ये है कि आम के पुष्प क्रम में मेल एंड हर्माफ्रोडाइट फ्लावर दोनों आ रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे और बढ़। प्रवर्धन वाला चैप्टर किस किसने नहीं पढ़ा था मेरे से, प्रवर्धन वाला चैप्टर। तो आम के अंदर प्रवर्धन वाला जो केस है वो अपन अब शॉर्टकट में देख रहे हैं अभी, क्योंकि प्रवर्धन पढ़ेंगे तभी अपन विस्तृत बात कर पाएंगे इसके बारे में। तो आम का प्रवर्धन जो पुराना तरीका वो है इनार्चिंग वाला। तो आम का एक प्रवर्धन तो हो सकता है इनार्चिंग, इनार्चिंग। तो इनार्चिंग जिसे हम लोग अप्रोच ग्राफ्टिंग या भेंट कलम के नाम से भी जानते। तो इनार्चिंग हमने पढ़ा था, सबसे पुराना तरीका है, प्राचीन, और ये दक्षिण भारत में फेमस। आम के प्रवर्धन की दक्षिण भारत में फेमस विधि कौन सी है, तो इनार्चिंग है पहला। ज्यादा अभी इनार्चिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, इनार्चिंग क्या होती क्या नहीं होती, हम प्रवर्धन वाले चैप्टर में करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये ज्यादा फिर विस्तृत हो जाएगा। तो हम प्रवर्धन पढ़ेंगे तब और चर्चा कर लेंगे। एक तरीका जो है इसमें जिसे हम पढ़ रहे थे, वीनियर ग्राफ्टिंग, वीनियर ग्राफ्टिंग। तो वीनियर ग्राफ्टिंग जो पढ़ी थी हमने, सबसे फेमस तो यही है भाई। आम के प्रवर्धन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, वीनियर ग्राफ्टिंग। वीनियर ग्राफ्टिंग में इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है इनार्चिंग में। ये व्यावसायिक विधि है, व्यावसायिक विधि, व्यावसायिक विधि। और ये नॉर्थ इंडिया में ज्यादा फेमस है, उत्तर भारत। ये विधि उत्तर भारत में फेमस, ऐसा हम पढ़ चुके हैं पहले। मेरे को एक कॉपी की फोटो कॉपी करनी है जो पहली क्लास से है अब तक। कौन कौन है तुम्हारे में से फर्स्ट क्लास से लेके अब तक, तो मेरे को फोटो कॉपी करनी। तो जिसकी राइटिंग बहुत बढ़िया है तुम मेरे को आगे से बता देना, 1-2 दिन में करनी उसकी कॉपी, ठीक है।
अब ये है कि एक तरीका और है जिसे हम लोग कहते हैं सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग। सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग, सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग को इन सीटू ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। इन सीटू ग्राफ्टिंग, इन सीटू ग्राफ्टिंग ये कोई ज्यादा बहुत ज्यादा फेमस विधि नहीं है। ये पश्चिमी या शुष्क क्षेत्रों में फेमस, पश्चिमी या शुष्क क्षेत्रों में फेमस। शुष्क क्षेत्र यानी कि आपका गुजरात है या फिर आपका राजस्थान है, यहां पर ये भी याद रखना। प्रश्न कैसे आया हुआ एक बार कि आम के प्रवर्धन की इन सीटू विधि कौन सी? इन सीटू। तो इन सीटू का मतलब होता है खेत में की खेत में, गुठली को सीधा खेत में लगाते हैं। बाकी विधियां हम नर्सरी में तैयार करते हैं। पहले नर्सरी में पहले मूल व्रंत उगाते हैं, उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करते हैं। इसमें गुठली को सीधा खेत में उगाते और खेत में की खेत में ग्राफ्टिंग कर देते हैं, इसलिए इन सीटू है। बाकी सब विधियां एक्स सीटू। ठीक है। अगली विधि जो है इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, इपिकोटाइल को हम लोग स्टोन ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। स्टोन ग्राफ्टिंग, स्टोन ग्राफ्टिंग ये महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में फेमस है, हम पढ़ चुके हैं पहले। महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र से लिखा क्या मैं, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में फेमस, कोंकण क्षेत्र में प्रसिद्ध है या फेमस। अब आपको कोई पूछे कि कम से कम समय में जो पौधे, फास्टेस्ट विधि, रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट, कि कम से कम समय में आम के पौधे तैयार करने हैं तो कौन सी विधि सबसे बढ़िया है? तो इपिकोटाइल है। कम समय में कैसे तैयार होंगे? इसमें क्या, जो मूल व्रंत होता है वो जब 8 से 15 दिन का होता है तभी उस पर ग्राफ्टिंग कर देते। जैसे आपने गुठली उगाई, मूल व्रंत ले लिया, जैसे कोई ओल्यूर, एक किस्म ओल्यूर ले लिया, तो जैसे ही वो पौधा आपके 1 सप्ते का 2 सप्ते का हुआ, उसके ऊपर हम लोग ग्राफ्टिंग कर देते हैं। जबकि बाकी के अंदर 6 महीने पुराना, 1 साल पुराना मूल व्रंत होना चाहिए। तो ये 6 महीने लग रहे हैं, इसमें 1 महीने के अंदर तो पौधा तैयार हो जाएगा, 1.5 महीने के अंदर। ये तो सबसे फास्ट विधि है। ठीक है। तो इसमें मूल व्रंत की उम्र हमने पहले पढ़ी हुई है, जो नए हैं वो भी साइड में लिख लेना कि इसमें जो मूल व्रंत होता है वो मूल व्रंत 8 से 15 दिन पुराना होता, बस 8 से 15 दिन पुराना। ठीक है। जो नए हैं उनके लिए यूं है कि जो लेट ज्वाइन किए हैं उनके लिए बैकअप क्लास लगेगी, तो उसमें लेनी पड़ेगी। तुम बैकअप क्लास होगी, स्टार्टिंग से वापस पढ़ेंगे, तो वो देख लेना। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, कुछ नहीं, क्योंकि काफी चीजें तुमको पहले से भी तो आती होगी भाई। कुछ चीजें तुमको पहले से आती है, ज्यादातर आती है, ऐसी बात नहीं। अब यूं तो 4 विधियां होगी। देखो, एक तो क्या होगी, एक तो होगी इनार्चिंग, एक होगी वीनियर ग्राफ्टिंग, एक होगी सॉफ्ट वुड, एक होगी आपकी इपिकोटाइल। पता चला कि चारों ऑप्शन में आ गई, तो आपको क्या करना है? वीनियर ग्राफ्टिंग को बढ़ावा देना। बीज से भी कर सकते हैं वैसे तो, बीज द्वारा भी आप इसको प्रोपेगेट कर सकते हो आम को, लेकिन इसको अंकुरण होने में कितना टाइम लगता है? अंकुरण होने में लगभग जो है 20 से 25 दिन लगते हैं। आम के बीज को अंकुरण होने में 20-25 दिन। और इस बीज की जो जीवन क्षमता होती है, जीवन क्षमता वो होती है लगभग 1 महीने तक। मतलब 1 महीने तक ही आम को, मतलब गुठली जो होती है उसको फल से निकालने के बाद में उसमें जीवन क्षमता रहती है। 1 महीने बाद में उसका अंकुरण नहीं होता जनरली। और एक बार जब मिट्टी में लगा दिया तो अंकुरण होने में कितना टाइम लग जाएगा? 20 से 25। तो कोई खास बात नहीं है, ये नॉर्मल हम लोग लिख लेंगे इसको बाद में। अब हम धीरे धीरे और काम की चीजें पढ़ेंगे। अब टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मूल व्रंत वाला। मूल व्रंत, क्योंकि आम के मूल व्रंत से प्रश्न आएगा। मैं सुपरवाइजर में पूरे साल कहता रहा कि मूल व्रंत का प्रश्न आएगा, मूल व्रंत का प्रश्न आया, आया भी दादा, आया था नहीं आया? तो नहीं, ये हमारे बॉस है, 2 थे, एक और था, एक तो सुमित और एक था सूरी। क्या नाम था? सूरी। हाँ, ये दोनों हमारे बॉस क्लास। ये 2 नहीं होते तो हमारे सुपरवाइजर का कोर्स भी नहीं होता। तो वो काफी योगदान देते। देखो, क्लास क्या होती है? क्लास तो होती है म्यूचुअल रिलेशनशिप। क्लास तो क्या है? बच्चों के और अध्यापक के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप ही तो होती है। जैसे अंजीर और उस कीड़े के बीच में होता, अंजीर नहीं होता, अंजीर और एक कीट होता है, बर होता है, प्लास्टोफेगा कहते हैं। तो वो उन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। तो आजकल सोशल मीडिया पे बहस छिड़ी हुई है 3 दिन से कि अंजीर मांसाहारी होती है या शाकाहारी।
3-4 दिन से सारा न्यूज चैनल वाले ऋषि पे कमेंट चल रहे हैं ऐसा, उस टॉपिक पे बाद में बात। अब मूल व्रंत, मूल व्रंत कहते किसको ये हमें पता है। मूल व्रंत देसी किस्में होती है, सीधी बात। कोई प्रजाति भी हो सकती है या फिर कोई देसी पुराने टाइम की कोई भी किस्म हो सकती है, जिसके फल जनरली खाने लायक नहीं होते, फलों का लेवल नहीं होता है, उसका रूट जोन काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जड़ें काफी अच्छी होती है, जड़ क्षेत्र मजबूत होता है, कोई रोग प्रतिरोधी होता है, सूखा या फिर आपके लवण वगैरह प्रतिरोधी। तो अलग अलग कैटेगरी है। कुछ ऐसे मूलवंत जो विदेशी, विदेशी मूलवंत, विदेशी मूलवंतों को हम लोग कहते हैं एक्सोटिक रूट स्टॉक। एक्सोटिक, एक्सोटिक का मतलब जो बाहरी है, हिंदुस्तान के नहीं। उनमें एक मूलवंत का नाम है स्ट्रॉबेरी। क्या है? स्ट्रॉबेरी फल नहीं है, आम की एक किस्म का नाम है स्ट्रॉबेरी। एक है टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन मैं 2-3 ही लिखा रहा हूं, काफी सारे। टर्पेंटाइन के अलावा एक है सीमोन्स, सीमोन्स, सीमोन्स। ये सारे के सारे जो हैं ये वाला पहले जेआरएफ के एग्जाम में पूछा हुआ है कि भाई टर्पेंटाइन किसका मूलवंत। और भी है, पीच है, एप्रिकॉट है, ये जो मैंने अभी नाम बताया ये आम की किस्में भी है। तो ये तो विदेशी हो गए, स्ट्रॉबेरी, टर्पेंटाइन और सीमोन्स। और भी हैं, देखो कौन कौन से हैं। कुछ ऐसे हैं जो लवण प्रतिरोधी, लवण प्रतिरोधी। अब लवण प्रतिरोधी, लवण को आप नमक बोल दो सीधे, नमक। भाई लवण को हम क्या बोल सकते हैं? नमक बोल सकते हैं, नमक, ऐसे नमक। तो हमें ये याद भी रह जाएगा नमक वाली ट्रिक्स। मेरे साथ रिपीट करना, बोलो निक्कारे मुवंदन, मुवंदन कुरक्कन, कुरक्कन, नेक्कारे मुवंदन कुरक्कन। तो नमक से हमें याद रह जाएगा लवण प्रतिरोधी। तो लवण प्रतिरोधी कितने हो गए? 3 हो गए। नमक, बोलो नेक्कारे मुवंदन कुरक्कन। तो ये तीनों लवण प्रतिरोधी, कभी कोई सा भी आ सकता है। ये भी आया हुआ है पहले एग्जाम में। देखो आम से तो काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, हम सारे तो बता भी नहीं सकते कि कौन कौन से आए, क्योंकि आम एक मेजर क्रॉप है। आप पुराने पेपर एओ के देख लो, एआरओ के, तो हाँ सारे, जैसे एआरओ हॉर्टिकल्चर का पेपर हो गया, डबल आर हॉर्टिकल्चर का पेपर हो गया, जेआरएफ हॉर्टिकल्चर का पेपर हो गया, या फिर तुम ये एसआरएफ का हो गया, पीएचडी का हो गया, तो इनमें हॉर्टिकल्चर ही हॉर्टिकल्चर आता। तो आम के छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, देखो बहुत बार। तो नॉर्मली आ जाता है, कई बार भी नेकारे किसका मूल बनता है। तो ये कुछ ऐसे हैं जो बहुभ्रूणीय हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें बहुभ्रूणता पाई जाती। वैसे आम के ज्यादातर मूल ग्रंथ बहुभ्रूणता वाले ही होते हैं, बहुभ्रूणीय मूल ग्रंथ। बहुभ्रूणीय कौन कौन से हैं जिनमें बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है? 2 याद रख लेना, ज्यादा कुछ नहीं। एक तो विलय कोलंबन, क्या है ये एग्जाम में पूछा जाता है, विलय कोलंबन। और एक पूछा जाता है ओल्यूर, सबसे फेमस ओल्यूर है, मतलब परीक्षा के अंदर ओल्यूर ही पूछा जाएगा तुम्हारे, ओल्यूर। और भी है छोटे छोटे से बहुत सारे, मूल गोवा है जैसे, मूल गोवा। इसके अलावा एक और है ट्रेंडिंग वाला, जिसका नाम है M13 M13। जनरली आप देखोगे, एक एप्पल, पता किसको कहते हैं? सेब को कहते हैं एप्पल, सेब यानी एप्पल हो, पता तुम? अब इसके जो मूल ग्रंथ हैं वो पूरी की पूरी एम सीरीज है, M ये जो सीरीज मूल ग्रंथ की, ये एप्पल की है वास्तव में। तो आप देखोगे कि M13, M9, एक है M27 सबसे इंपॉर्टेंट है एप्पल का, जिसको कहते हैं अल्ट्रा ड्वार्फ, अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक। सेब का सबसे बोना मूल ग्रंथ कौन सा है? M27 है। तो M9 और M13 का क्रॉस है वो अभी याद नहीं रखना आपने, लेकिन ये इजराइल से आया हुआ रूट स्टॉक है M13। तो जब भी M13 पूछेंगे तो पहला ऑप्शन में सेब आएगा। जब M13 पूछेंगे तो पहला ऑप्शन में सेब आएगा। तो सेब करना नहीं रहता अपने, क्योंकि M13 सेब का है, और M का कोई सा भी आए तो भी सेब का ही, ये इसको छोड़ करके। तो ये आया हुआ प्रश्न। तो एक तो अपने को ये याद रहे, एक ओल्यूर अभी सुपरवाइजर में आ गया। और भी है काफी सारे, जैसे एक है कुरक्कन, ये कुरक्कन इसमें भी आता है, पॉलीएम्ब्रियोनिक में कुरक्कन। तो ये कुरक्कन वगैरह हो गया, मूल गोवा हो गया। ये कुछ कुछ मूल ग्रंथ है, सारे अपन याद नहीं रखेंगे। एक है बप्पा काई, एक है बप्पा काई। तो ऐसे ये देसी किस्में हैं सब। जैसे कुछ बोलने वाले हैं ड्वार्फिंग, कुछ बोलने हैं, बोलने सही लिखा मैंने, बोलने, बोलने जो है ड्वार्फ, जो बोने हैं
उनके अंदर एक तो विलय कोलंबन ही है, वापस विलय कोलंबन, एक उसके अंदर है आपका क्रीपिंग, क्रीपिंग, ये नाम 2-3 बार पढ़ोगे तब रूटीन में आएंगे। एक है तोतापुरी रेड स्मॉल, तोतापुरी रेड स्मॉल, मैंने सीट के अंदर सारे ही दे रखे हैं, ये यूजी के काम के नहीं है, तुम्हारे सुपरवाइजर डब्ल्यू के हिसाब से उसमें डाल रखे मैंने, ये तीनों ये। अब ये इतने सारे मूल ग्रंथ लिखे हमने, 4 कैटेगरी बना दी वैसे तो अपन ने, ये 4 कैटेगरी होगी। तो लवण वाले तो तीनों याद हो ही गए, देखो लवण में नमक बोलो, नेक्कारे, मोहनदन, कुरक्कन, तो ये 3 तो अपने को याद रखने ही रखने कम से कम। और इस पूरी टेबल में से 3 और याद रख लोगे तो भी काम चलेगा। देखो एक तो विलय कोलंबन सबसे इंपॉर्टेंट ओल्यूर, और एक है टर्पेंटाइन, ये अपने को हल्का फुल्का याद रखो, सही नहीं है? तो इतना सा ध्यान रखो। तो एक बार इसको 2 मिनट में उतार लेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे, काफी चीजें और हैं। कौन तेरा मूंगफली की किस्म भी पता नहीं है क्या? वो लड़का बोल रहा है कि इसकी मूंगफली की किस्म, बच्चे बेचारे किस किस की किस्में याद रखें। तुम्हारे सबसे गंदा पैटर्न है अभी जो चल रहा, यूपीएससी का जो पेपर होता है ना, यूपीएससी का, उसमें डेटा पूछते नहीं है, उसमें डेटा पूछते नहीं है, प्री के अंदर ऐसा नहीं पूछते हैं कि क्या है क्या नहीं, उसमें तो फैक्ट पूछते हैं, फैक्ट का सॉरी फैक्ट क्या, उसमें सिद्धांतिक रूप से पूछते हैं, तो वो जो कि सही रहता है। सर आज मैं काफी दिनों बाद में क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि मैं भरतपुर के फला फला इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ भाई, मैं भी आज बहुत दिनों बाद ही क्लास ले रहा हूँ, 1 महीने बाद है, तो हिसाब बराबर ही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अपने यहाँ उदयपुर में आम के बहुत सारे बगीचे भी, अगर तुम ये बड़ी तालाब घूमने जाओ कभी, कौन कौन गया बाहुबली हिल्स, तुम जाते हो तो डायरेक्ट उधर से मत जाओ, कभी इधर से होके जाओ, फतेह सागर नहीं, तो फतेह सागर तो जो राजीव गांधी पार्क, उसके पास में रास्ता जा रहा है, वो हवाला जा रहा है, हवाला से होके फिर ऊपरली बड़ी एक गांव है, वो जो आपका बड़ी तालाब है वो ऊपरली बड़ी में है, तो वहां बहुत सारे बड़े बड़े बगीचे, एक सुखाड़िया की बाड़ी, उसके सामने आम के बगीचे 2-4 बड़े बड़े, काफी सारे हैं इधर और भी। भारत में सबसे ज्यादा फल देखो केला ही है, भारत में कुल फल उत्पादन मान लो कि 110 मिलियन टन है, उसमें से 35 मिलियन टन तो केला होता है, केला, तो 30% प्रोडक्शन में केले की हिस्सेदारी है भारत में। जैसे खाद्यान्न फसलों में मान लो कि टोटल खाद्यान्न उत्पादन है 330 मिलियन टन भारत, उसमें से 120 मिलियन टन तो चावल, और लगभग 110 मिलियन टन गेहूं,
लगभग बता रहा हूँ ये। अब लिखो पुष्पन और फलन। ऐसे ऐसे लोग डब्ल्यू बने हुए बैठे हैं आज की तारीख में। जो ये सोचेगा कि भाई ये यार करंट अफेयर्स क्यों जोड़ा क्यों जोड़ा क्यों जोड़ा, उसका सिलेक्शन तो होगा नहीं। जो ये जो बदलाव को स्वीकार कर लेगा कि यार मजा आ गया अब तो करंट अफेयर्स जोड़ दे, तभी इंटरेस्ट बन पाएगा, नहीं तो तुम करंट अफेयर्स चीजें याद नहीं रख पाओगे सारे। नहीं तो करंट अफेयर्स को तुम्हें जोर आएगा, तुम्हें थोड़ा मुख्यमंत्री याद करोगे, कोई नेता मंत्री का नाम याद करोगे, कोई ऐसे, तो तुम्हें बहुत जोर आएगा, याद ही नहीं हो रहा। और जब तुम्हारी रुचि उसमें होगी तो तुम और याद करना चाहोगे कि अरे यार इसका ये है तो उसका क्या है। कि मेरे को राजस्थान का मुख्यमंत्री याद है, राज्यपाल के नाम याद है, धीरे 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 यार मेरे को सारे याद होने चाहिए पूरे भारत। तो ऐसे इंटरेस्ट जब तक नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा ये। हालांकि प्रश्न ज्यादा नहीं आएंगे, करंट अफेयर्स के दो चार प्रश्न हो गया। अब इसको कैसे लिखोगे पता तुम्हें दिख रहा था एक दो तीन चार लिखा हुआ उधर। कितना धीरे धीरे लिखते हो। अब प्रवर्धन की चारों विधियां लिखो, देखो एक दो तीन चार ऐसे लिखा हुआ, और फिर वो बीज वाला कहीं साइड में लिख लेना। बीज की जीवन क्षमता और बीज का अंकुरण, बस वो साइड में लिख लेना बाद में। सर उदयपुर के डॉक्टर दीपा सिंह को ब्रिटेन पार्लियामेंट ने
कॉस्मेटोलॉजी में अवार्ड दिया है। हाँ, तो रुझान चालू हो गए हैं करंट अफेयर्स के नतीजे चालू हो रहे हैं धीरे धीरे अब। मिस वर्ल्ड तो लड़कों लड़कों को याद रह जाएगी, कोई मिस वर्ल्ड कौन बनी या ऐसे कौन। ये भी उसमें उसमें से प्रश्न आ सकता है तुम्हारे। मैं बताऊंगा अभी तुम्हें बीच बीच में कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। हालांकि जरूर नहीं कि मैं बताऊंगा वो आ जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स तो उसकी क्लास ले लेना। एक तो अपने यहाँ की लेना ही लेना, अपने यहाँ जो भी पढ़ा है वो तो लेना। मतलब पता नहीं कहाँ का है, लेकिन बंदा, तो वो क्लास लेना, उसमें से तुम्हें करंट अफेयर्स में मजबूत हो जाओगे थोड़ा। तुम्हें एक दिन थोड़ा सा मैं मोटिवेट करूंगा अलग से उसके लिए, करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ा है उसके लिए। सेमिनार में तो अपने को बुलाते नहीं कोई। हाँ तो फिर ठीक है, बुलाएंगे तो आएंगे अपन। हो, अपने को कौन नहीं पूछ, कोई नहीं पूछता रहे आजकल। और अपने को शौक भी नहीं है इधर उधर फालतू। बुलाएंगे तो चले जाएंगे, तबीयत सही होगी तो। जीएल सर ने कहा है, देखो क्या होता है। चाहे सेमिनार करो चाहे कुछ भी करो, अल्टीमेटली पढ़ना तो तुमको ही पड़ेगा। भाई सेमिनार करने से कौन सा तुम्हारे वो सिलेक्शन हो रहा है क्या हो रहा है, सब तुमको पता है। सिलेबस तुम्हें पता है, पेपर का पैटर्न पता है, किताबें पता है, सब कुछ पता है। फिर तुम्हें बाहरी मोटिवेशन की क्यों जरूरत है, भगवान जाने। अब खुद थोड़े मतलब में होशियार हो जाओ, बाकी कुछ नहीं है ये सब। तुम्हें तो ये लगना चाहिए कि भाई कि मैं, चलो आगे। करंट अफेयर्स को पढ़ने का भी एक पैटर्न है, मतलब हम क्या, अगर अगर वो चीजें जानेंगे नहीं तो हम कुछ भी पढ़ते रहेंगे और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या क्या मेन चीजें हैं जिनके इर्द गिर्द ही चलता है करंट अफेयर। जैसे कौन कौन से मुख्य खेल है, अगर तुम नहीं जानोगे और पढ़ोगे तो इतनी सारी प्रतियोगिताएं होती, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी प्रतियोगिता में कौन आगे निकला और कौन पीछे रह गया, क्या है क्या नहीं। बस अब पीछे नहीं करेंगे, अब इतना ही है बस। इसके छूटा टाइम ज्यादा लगा रहे हैं लोग बाग। अब मूल ग्रंथ कैसे लिखोगे, लवण प्रतिरोधी लिखो, बहुब्रूणीय कौन से हैं, बोने कौन से हैं, और विदेशी कौन से हैं, एक्सोटिक विदेशी।
ये जो एम तेरा एक है, ये 12वीं की किताब में भी दिया हुआ, एम तेरा एक। विलय कोलंबन। चंद्रकरण भी है, बहुभ्रूणीय वाले में बहुत सारे, एक और लिख लेना, चंद्रकरण। चंद्रकरण, चंद्रकरण बहुभ्रूणीय में एक और लिख लेना, चंद्रकरण। वो एप्पल वाले अलग है ना, एम तेरा, M9, M7, डबल M, 104, 107, ऐसे काफी सारे हैं। नींबू वर्गीय फलों का अल्ट्रा ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक कौन सा है? फ्लाइंग ड्रैगन। फ्लाइंग ड्रैगन। जैसे फ्लाइंग ड्रैगन और वो जो नहीं था ट्राइफोलिएट ऑरेंज, ये दोनों मिलते जुलते हैं। जैसे ट्राइफोलिएट ऑरेंज को कहते हैं पॉन्स सिट्रस ट्राइफोलिएट, वैसे जो अल्ट्रा ड्वार्फिंग जो फ्लाइंग ड्रैगन है उसका नाम भी है पॉन्स सिट्रस ट्राइफोलिएट, आगे उसकी प्रजाति कोई दूसरी। ये दोनों मिलती जुलती ही है। डन एवरीवन? ज्यादातर मूल ग्रंथ बहुभ्रूणीय होते हैं और किस्में एक भ्रूणीय होती है। ये लाइन 12वीं की किताब में लिखी हुई है। 12वीं किताब में क्या लिखा हुआ कि व्यावसायिक रूप से उगाई जाने वाली किस्में एक भ्रूणीय होती है, जबकि आम के मूल ग्रंथ बहुभ्रूणीय प्रकृति के होते हैं। हालांकि इसमें भी अलग अलग नहीं, ज्यादातर बहुभ्रूणीय वाले ही होते हैं, ऐसी लाइन लिखी हुई है उसमें। जैसे कथन कारण में अगर प्रश्न आ जाए कभी तो ऐसे भी आ जाते हैं कभी। तो ज्यादातर किस्में तो एक भ्रूणीय है, जबकि रूट स्टॉक्स आर पोली एम्ब्रियोनिक इन नेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके छूट रहा अभी तक? 10 सेकंड और देख। अब इसके बाद में एक्स्ट्रा करके एक दो मूल ग्रंथ और है, यही है, इन्हीं को हम लोग लिख लेते हैं वापस। देखो ये है एक्स्ट्रा है, 2 पॉइंट लिख रहा हूं एक्स्ट्रा, वो मैंने सीट में भी लिखा है। जैसे रोमानी किस्म है एक, उस रोमानी किस्म को अगर आप मूल ग्रंथ के रूप में काम में लो तो वो सबसे अच्छा माना जाता है दशहरी किस्म के लिए। अगर दशहरी किस्म के पौधे आपको तैयार करने हैं तो आप कौन सी किस्म का मूल ग्रंथ ले तो ज्यादा बढ़िया है? रोमानी की गुठली से पौधे तैयार कर दो, उसके ऊपर आप दशहरी की ग्राफ्टिंग कर दो। अगर ओल्यूर किस्म आप जो है मूल ग्रंथ के रूप में काम में ले रहे हो तो ये ज्यादा अच्छी किसके लिए? लंगड़ा और हिंद सागर के लिए। लंगड़ा और हिंद सागर किस्मों के नाम है, साथ में लिख लो, कोई बात नहीं है। ये दोनों बिंदु जो है, जैसे ये मूल ग्रंथ आप इन किस्मों के लिए काम में लो तो सबसे बढ़िया है। रोमानी किस्म का मूल ग्रंथ दशहरे के लिए अच्छा है और ओल्यूर लंगड़ा और हिमसागर के लिए अच्छा है। ज्यादातर ओल्यूर काम में लेते हैं बस। ओल्यूर एक सबसे फेमस मूल ग्रंथ है इसका। और उसके बाद में आप साथ ही लिख लो पौधरोपण, प्लांटिंग लिख लो, पौधरोपण। तो पौधरोपण करने का जो समय है, टाइम है कि भाई पौधे कब लगाएंगे, तो पौधे आप लोग जून जुलाई में लगाओ। आम के पौधे लगाने का जून जुलाई अगस्त, ये अप्रोप्राइट टाइम है। रो और प्लांट का जो दूरी रखते हैं 10x10 मीटर रखते हैं, पुरानी जितनी भी किस्में हैं। अगर आपको हाई डेंसिटी प्लांटिंग लगाना, सघन रोपण, सघन रोपण अगर हम कर रहे हैं,
सघन रोपण यानी कि अगर अपन एचडीपी उच्च सघन रोपण कर रहे हैं एचडीपी, तो एचडीपी में दो किस्में हैं। अगर आप दशहरी को लगाना चाह रहे हो तो 5x5 मीटर पे लगाते हैं, 5x5 मीटर। और अगर आप आम्रपाली को लगा रहे हो, बोनी किस्म आम्रपाली, तो आम्रपाली को हम लोग जो है 2.5x2.5 मीटर पर लगाते हैं, 2.5x2.5 मीटर। ऐसा करोगे तो 1600 पौधे लगेंगे 1 हेक्टर में। 1600 पौधे 1 हेक्टर में लगेंगे, 2.5x2.5 मीटर। पौधे कैसे ज्ञात करते हैं हमने पढ़ा हुआ पहले। सुपरवाइजर में आया हुआ प्रश्न है 2019 कि आम्रपाली किसकी किस्म, तो ये प्रश्न। ये गड्ढे की दूरी 1x1x1 अगर गड्ढा खोदना ही है तो 1x1x1 मीटर, 1x1x1 मीटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आम का, वो हम शुरू करेंगे। उन्नत किस्म, लिखो इंप्रूव्ड वेराइटीज। उन्नत किस्म, बहुत दिन हो गए किस्में नहीं पढ़ी है, ये लिखने के बाद लिखना है उन्नत किस्में, इंप्रूव्ड वेराइटीज। तो आम की आम्रपाली किस्म को 2.5x2.5 मीटर पे लगाया जाता है, 2.5x2.5। आगे बात करेंगे क्या है क्या नहीं। हमने एक लाइन और पढ़ रही थी, त्रिभुजाकार विधि में लगाते हैं इसको, तुम्हें याद है? आम की आम्रपाली किस्म को त्रिभुजाकार विधि में लगाया जाता है एचडीपी में। आगे लिखते हैं इसको। अब टॉपिक डालो, इंप्रूव्ड वेराइटीज। इंप्रूव्ड वेराइटीज। देखो कितनी अच्छी बात है कि देर आर मोर देन 1200 वेराइटीज आर ग्रोन इन इंडिया। 1200 से ज्यादा किस्में भारत में आम की उगाई जाती, देसी विदेशी मिला मिलाकर। इंडिया में इतनी बायोडाइवर्सिटी। चावल की, गेहूं, चावल की तो 50,000 से ज्यादा स्ट्रेन, इतनी बायोडाइवर्सिटी। इसको हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्या कहते हैं? जेनेटिक। एक ही स्पीसीज के अंदर जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इसको जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। और स्पीसीज के बीच में उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। दो इकोसिस्टम के बीच की डाइवर्सिटी को हम लोग इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की बायोडाइवर्सिटी होती है, जेनेटिक, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो एक ही स्पीसीज, जैसे गेहूं की कितनी स्ट्रेन है, कितनी वेराइटीज, हजारों में है, तो वो जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसका उदाहरण एनसीईआरटी में है सर्पगंधा का, सरपेंट, जिसको हम लोग कहते हैं राउवोल्फिया वोमिटोरिया। एक प्रजाति है राउवोल्फिया वोमिटोरिया, या राउवोल्फिया सरपेंटिना भी कहते हैं। तो हम अभी आम की बात कर लेते हैं। 1200 से ज्यादा किस्में इसकी उगाई जा रही है भारत। तो एक वेराइटी है जिसका नाम है अल्फांसो। क्या है? तो ये एक वेराइटी हम आज पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये बहुत अच्छी किस्म, भारत की सबसे अच्छी किस्मों में से एक है अल्फांसो। तो अल्फांसो को हम लोग हापुस भी कहते हैं, इसका नाम है हापुस। हापुस के नाम से फेमस है। कुछ केस में इसको बादाम भी कहते हैं, बादाम। वैसे उदयपुर की मंडी में आती है रत्नागिरी, 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 क्योंकि रत्नागिरी में होता ही। मेरे भाई साहब कह रहे थे ये अल्फांसो रत्नागिरी के नाम से ये भी यहाँ पर बिकता है उदयपुर के बाजार। तो अल्फांसो है, इसका सर्वाधिक निर्यात होता है। भारत से सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली किस्म है हापुस। अल्फांसो हापुस के नाम से भी ज्यादा फेमस है। बट चूंकि ज्यादा अच्छी है तो एक प्रॉब्लम भी सबसे ज्यादा है, पहले पढ़ा हुआ, बताओ कौन सी? हमने पढ़ रखा है स्पॉन्जी उत्तक की सबसे ज्यादा समस्या है। स्पॉन्जी उत्तक की सर्वाधिक समस्या इसी में है कि सर्वाधिक समस्या, यानी कि प्रश्न आया हुआ है 2-3 बार अलग अलग एग्जाम में कि कौन सी किस्म में स्पॉन्जी उत्तक की समस्या सबसे ज्यादा है? अल्फांसो।
ये स्पॉन्ज युक्त क्या होता है, हमने एक देख विकार पढ़ रखा है। इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में होता है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के जो जिले हैं रत्नागिरी, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, इसके आसपास एक दो जिले और हैं, इनको भारत सरकार ने जीआई टैग भी दे रखा है। जीआई टैग, जीआई टैग में समझते हो, जीआई टैग तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर ही हम इसकी बात भी करते हैं। जीआई टैग का मतलब भौगोलिक संकेत, कि किसी पर्टिकुलर चीज को एक भारत सरकार एक पहचान देती है कि हाँ ये हापुस और अल्फांसो के लिए और कोई जगह फेमस नहीं, तो यहाँ का विशेष आम है ये। अगर और कोई उगा, पता चला गुजरात में भी अल्फांसो उगाई जा रही है, लेकिन जो भाव इसको मिलेगा वो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टैग लगा हुआ भारत सरकार का, ये विशेष है। अपन ने केले में भी एक किस्म पढ़ी थी, तुम माटी बनाना तुमने पढ़ रखा उससे, है कि नहीं? तो ऐसे, तो ये वाला है, ये आप लोग लिख लो एक किस्म है बस। ये अल्फांसो सबसे बढ़िया किस्म, आम की सबसे फेमस किस्म अल्फांसो। ये कॉर्नर है, ये डोकरे के जैसे कैसे कर रहे हो तुम लोग हैं? पुराने टाइम पे कृषि विभाग के जो अधिकारी रहते थे वो गांव में जाते थे, उधर ही सो जाते किसान के घर पे। वाह, सुपरवाइजर थे। तो पहले सुपरवाइजर, हमारे एक सुपरवाइजर थे बेरूलाल जी, अभी डबल और रिटायर्ड हो गए, अभी 1 साल नहीं हुआ, 6 महीने। उन्होंने कहा कि भाई कि मैं सुपरवाइजर बन गया था बहुत टाइम पहले, 18-19 साल का था तब। तो सुपरवाइजर बन गया, सुपरवाइजर बन गया तो रिश्ते आने लगे, तो रिश्ते आने लगे तो एक अच्छी जगह रिश्ता भी हो गया। तो पहले क्या है कि फोन तो थे नहीं, पत्राचार से सूचनाएं मांगी जाती थी कि भाई विभाग से कोई लेटर आएगा, 1 महीने में लेटर आया, फिर सूचना भर के भेजनी है तो 15 दिन में, सूचना नहीं भेजी तो बोल देंगे कि लेटर आया ही नहीं। तो क्या मैं तो नौकरी पे जाता ही नहीं, 3 महीने में एक बार जाता था। तो क्या मेरी लुगाई को शक हो गया कि मैं वास्तव में नौकरी में हूं कि नहीं, कि भाई यार ये 3 महीने से आदमी नौकरी पे नहीं गया, यार बोल रहा था नौकरी लग गया, नौकरी लग गया। तो वो शक करने लगी कि वास्तव में आदमी की जांच करनी पड़ेगी कि नौकरी में है कैसे, पागल बना के शादी कर ली ऐसे। तो पहले ऐसा माहौल था, अब तो त्वरित हो गया, अब तो तुरंत व्हाट्सएप पे सूचना चाहिए कि आधे घंटे में ये बॉय सूचना भेजो, ये भेजो। तो अभी थोड़ा हार्ड हो गया काम है। 1 सेकंड में इसको सेव कर देंगे अपन। हाँ, शायरी में थोड़ा हेल्थ में फिट होने तो फिर सुनाऊं, क्योंकि अब वो शायरी किया वो फीलिंग भी आनी चाहिए। देखो